बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी जानिब से, स्पोर्ट्स जोन की टीम की जानिब से और सुनो न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर इस ईद के हवाले से बात करें जी, जो ईद जो है इसका जिस जो है वो ये है कि इस्तार और कुर्बानी। हमने जहाँ अपने फैमिली, दोस्त, अहबाब का ख्याल रखना है, हमने उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे अपने नहीं हैं। और कुर्बानी का मकसद यही है कि हम उन लोगों को गोश्त ओबियसली हम प्रोवाइड करते हैं, वो देते हैं जो पूरा साल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मेरा मानना कहीं ना कहीं है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी याद रखना आज के दिन। कश्मीरी बहन भाई भी ओबियसली जिस स्ट्रगल में है, उसी तरह ये बहन भाई भी हमारे एक लंबा टाइम हो गया है और जिस तरह का जुल्म व सितम इन पे हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इस ईद के सदक़े और इस तरह जो भी हम इबादत करते हैं, जो सब कुछ उनके लिए है, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी खुशियों में हम दुआओं में याद रखें कि उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। ईद के हवाले से जी आज ख़ास शो है, क्रिकेट पे तो बात होगी और क्रिकेट के साथ ईद की भी बातें करेंगे। हमारे साथ वन एंड ओनली अदर अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई, वालेकुम ईद मुबारक जी। आपको भी ईद मुबारक। मेरा ख्याल है हमारी ईद देखने वालों को तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और जो आपने पैगाम दिया स्पेशली फ़लस्तीन के बारे में, मेरे ख्याल में जो भी कर सकते हैं हम हमारी कैपेसिटी के अंदर एटलीस्ट वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट जैसे पूरी दुनिया में हो रही है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या जिस तरह हमारे शोज़ होते हैं उसके अंदर हो। आई थिंक स्पेशली जो लोग जिनकी आवाज़ सुनी जाती है उनको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, वो आई डोंट थिंक सो कि उसकी मिसाल पहले कभी मिलती है हमें। और ये पूरी दुनिया मानती है इस चीज़ को। और आई एम श्योर कि कभी ना कभी इस चीज़ अगर जो आप एफर्ट्स आप लोग करेंगे या दुनिया में लोग कर रहे हैं, कभी ना कभी इसका सिला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अदर भाई मेरा मानना ये एक बड़ी डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं यार हम इधर से क्या कर सकते हैं, तो मैं फिर वो हदीस पाक कोट करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि आप जुल्म को जब देखें तो हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से कहें, ज़ुबान से नहीं तो फिर दिल में बुरा जाने तो एटलीस्ट सेकंड दर्जे पे तो हम आ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। हम जिस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें, जैसे हम इधर हैं या इवन को सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं या दूसरे मकसद के लिए आप यूज़ करते हैं, तो ओबियसली ये आवाज़ उठानी और चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी ऐड करता चाहूँगा, सारे ये समझते हैं ना कि यार ये हम क्या कर सकते हैं इसमें और हमारा मसला नहीं, ये हमारा ही मसला है। और ये मैं इस चीज़ पे फर्म बिलीव करता हूँ कि इस पे हमारा जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पे हमें सवाल ज़रूर होगा। तो एटलीस्ट हम इतना ज़रूर करें कि उसका कुछ हमें अगर सवाल हो तो हमें हम जवाब दे सकेंगे एटलीस्ट हमने ये किया था। तो आई थिंक कि जो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए कोई भी जुल्म हो दुनिया में, ना सिर्फ जो फ़लस्तीन में हो रहा है या कहीं और भी हो, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और आई एम श्योर कि लोग इस चीज़ को, जितना मैंने देखा है, नॉन मुस्लिम जितने हैं वो भी इस चीज़ को, ये दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस थिंग और पॉलिटिकल थिंग, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। जी बिल्कुल। और आई एम श्योर कि इसको लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, और एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई है कि जो लोग कहते थे ना कि बड़े दावेदार थे ह्यूमन राइट्स के और इसके, वो अब लोगों के सामने उनका असल चेहरा जो है वो खुल के सामने आ गया है। कोई भी अब रिक्लेम नहीं कर सकता ह्यूमन राइट्स के बारे में कि यार आप लोग क्या कर रहे हो या आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो इशू हो गया ना, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किसी भी कंट्री को कोई सवाल कर सकता है, ह्यूमन राइट्स वाले स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ह्यूमैनिटी से बढ़ के कुछ नहीं है। जिस तरह आपने बात की ना, अभी एक मंथ मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग में रहा। मैं इस बात को करेक्ट करता हूँ, ह्यूमन राइट्स वाले नहीं, जो कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलती है ना, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑब्वियसली उस बारे में बोलेंगी, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं जो इस मामले पे बहुत ज़्यादा करती हैं, आई एम श्योर कि अब लोग वो इतने आराम से इस बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं ये बता रहा था कि एक मंथ में मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग हुई, यूके और यूएस गया, तो लोग उधर बड़ी ज़्यादा बात करते हैं। आम जनरल पब्लिक इस पर बहुत अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ मुझे एक लीड्स यूनिवर्सिटी का मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। लीड्स यूनिवर्सिटी में बच्चों ने क्या किया है कि प्रोटेस्ट करते थे, तो प्रोटेस्ट उनको कई दफ़ा गवर्नमेंट अलाउ करती थी, कभी नहीं करती थी। तो उन्होंने अब क्या उसका सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने कैंप लगा लिए हैं। और जो बच्चे ओबियसली 80% उनके जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं और उधर वो रह के हॉस्टल्स में वो रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम अपने रूम्स में तब तक नहीं जाएंगे वापस जब तक कैंप्स में रहेंगे, जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलेगी। और आप ये देखें ना, ये जब हम बात करते हैं कि जिस कैपेसिटी में आप, उन्होंने कहा जी हम उसको फील करना चाहते हैं एज ए ह्यूमन कि किस तरह वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो औरतें कैंपों में रह रहे हैं, किस तरह खा पी रहे हैं। उनको मैंने खुद देखा कि वो उनको फीड उधर मिलता है, उनको जो भी खाना आता है वो उधर रहते हैं। बारिश हो, आपको पता लीड्स में बारिश बहुत होती है, वो कैंप में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो ये मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले है और हर रिलीजन इसका दर्ज देता है। जी अदर भाई थोड़ा सा ईद पे भी डिस्कशन करते हैं। जी जी तो मेरी तो ईदें मेरा ख्याल है आपके साथ गुजरना शुरू हो गई है। छोटी ईद भी हमने आपके साथ गुजारी और बिल्कुल। बड़ी ईद, ईद उल अज़हा भी आपके साथ मना रहे हैं। आज का अल्लाह करे आगे भी बता रहे हैं इंशाल्लाह ताला। नहीं अब तो जिस तरह का हो गया है, नहीं भी होगा तो मैं वैसे ही आ जाया करूंगा। अच्छा आने बिल्कुल सही बात। सही है। आज थोड़ा बताइए क्या मसरूफियत होती है नॉर्मली? बड़ी ईद की तो ओबियसली थोड़ी सी डिफरेंट है छोटी ईद की निस्बत। जी जी कुर्बानी का सिलसिला क्या है उस हवाले से ज़रा शेयर करें। बस आप देखें जो ईद उल अज़हा होती है वो ज़्यादा बिजी गुजरती है आपकी, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद काफ़ी सारे काम होते हैं घर में जो आपको ज़ाहिर बात है आप शुरू होते हैं और दिन कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं लगता। तो आई थिंक कि वो मसरूफियत में दिन गुजरता है, कुर्बानी होती है, गोश्त बांटना होता है, ऑब्वियसली फिर दावतें भी होती हैं और पहला दिन तो बहुत बिजी गुजरता है ऑब्वियसली, और उसी में आपने शो भी रख लिया है तो मतलब मजबूरी है ना, नौकरी भी तो करनी। नौकरी भी करनी है, तो आई थिंक बड़ा बिजी दिन गुजरा। और घर में ऑब्वियसली लोग जो बाकी घर के जो अफराद हैं वो तो अभी भी बिजी चल रहे हैं। तो यस इट्स वो खुशी का मौका भी होता है, कुर्बानी भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है और फिर दावतें भी होती है। नहीं हम तो कह रहे थे कोई शलवार कमीज में आएंगे अदर भाई, टाइम देंगे तो सारी तैयारी की रात वाले शो के लिए तो नहीं रखी आपने? नहीं वो अब आप रात को देखेंगे, क्योंकि कुर्बानी के बाद जो है वो गोश्त मारने का सिलसिला शुरू ही हुआ है और साथ ही मैं फौरन बस इधर आ गया हूँ। हाँ जी ठीक है। और भाई मेरा ख्याल है बिजी हैं कुर्बानी में, वो तो उनको लगता है अभी तक उनका किसाई नहीं आया या वो खुद ही मेरा ख्याल काल उतारे होंगे। ऐसे ही। अच्छा अदर भाई ऑब्वियसली ये कुर्बानी की जैसे थोड़ी बात करें तो इसका बड़ा खूबसूरत एक मकसद भी है बिल्कुल, और इसमें हम ऑब्वियसली सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा एक दफ़ा इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग मैं वाक़या शेयर करता हूँ। ग्रांड फ्लावर और मिकी आर्थर से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो ऑब्वियसली उनसे अक्सर मुलाकात रहती थी। ईद से कुछ दिन पहले मैंने उनसे मिल रहा था, ऑब्वियसली वेकेशन थी, तो मैंने कहा जी अभी कुछ दिन मुलाकात नहीं हो सकेगी, आई एम गोइंग फॉर द ईद वेकेशन। उन्होंने करते करते ना बातों में उन्होंने कहा ये इट सीम्स लाइक बिट क्रूअल एक्ट, उन्होंने मुझे कहा। मैंने उनको कहा कि इस्लाम की हमारी हर चीज़ लॉजिक पे बेस करती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। उन्होंने फिर कहते हैं कि आप इतना स्लॉटर करते हैं जो मुसलमान है इस दिन के अंदर, तो इट्स लुक्स लाइक क्वाइट क्रूअल, या जिस तरह भी वो हाश उन्होंने थोड़ा सा ना वर्ड बोला। मैंने कहा चले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप किसी भी फास्ट फूड कंपनी का चेन, मैकडोनल्ड, KFC एक्सेट्रा किसी का भी नाम ले लें, वो एक दिन के अंदर फॉर द सेक ऑफ बिजनेस कितना स्लॉटर करते हैं और कितना बिजनेस करते हैं इसके अगेंस्ट। उसने कहा जी इट इज़ अनकाउंटेबल, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कितना बिलियन या ट्रिलियन वो करते हैं। मैं कहा उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं कहा इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो मोटिव, इसकी जिस्ट आपको मालूम है? व्हाट मुस्लिम आर डूइंग फॉर दिस पर्पस, कि हम इसको स्लॉटर करके उन गरीबों को देते हैं जो पूरा साल अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ द पर्पस। जब उनको इस रियलिटी का पता चला, और मैं कहा ये सिर्फ मकसद क्या है कि अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की हैप्पीनेस के लिए उनका ऑर्डर है, तो वो दे वर एब्सोल्युटली एस्टोनिश कि मुसलमान इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये अवेयरनेस भी लोगों को देना बड़ा ज़रूरी है कि अपना मैसेज भी आप दूसरों तक पहुंचाएं कि हम किन चीज़ों पे बेस हैं, और इस तरह जनरली बाकी चीज़ों के अंदर भी कि इस्लाम की एक साइड को पेश किया जाता है, दूसरी साइड का आप दिखाते ही नहीं है। तो इसमें कुछ आप ऐड करना चाहिए? देखें जो कॉन्सेप्ट है इस कुर्बानी का, जो हम तो ये देखते हैं ना कि जो चीज़ें कुर्बानी के लिए जायज़ कर दी गई उसकी कुर्बानी, लेकिन जो बेसिक कन्वर्सेशन है बिटवीन फादर एंड सन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान जो डिस्कशन हुई है, और वो जो कुर्बानी की असल रूह वो है, वो सेक्रीफाइस था ना, ये तो हमें तोहफे में दे दी गई। हाँ। अदरवाइज जो बेसिक कुर्बानी का मकसद था वो डिस्कशन है कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ बेटा कह रहा है कि आप उसकी तकमील करें। क्या बात? आप अपने साथ पाएंगे, या अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए कि उसमें मुझे अल्लाह का हुक्म पहले उनकी वालदा की बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर शैतान 3 दफ़ा आया तो उन्होंने कहा कितने 100,000 बेटे भी हों तो मैं कुर्बान कर दूं। तो ये जो कन्वर्सेशन है दैट इज़ वो कुर्बानी है। उसके बाद जो चीज़ें हुई तो वो तो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा आ गया, दुम्बा आ गया, तो वो उनकी जगह कुर्बान किया गया। लेकिन हमें जो चीज़ देखनी है वो डिस्कशन है उसको अपनी ज़िंदगी में
लेके आना है। वो अगर हम ले आएँ तो वो हर साल हमें इस चीज़ की याद कराई जाती है बेसिकली कि ये ऑब्वियसली हम जानवर लेके कुर्बान ज़रूर करते हैं, लेकिन जो रूह है वो उसकी जो कुर्बानी की वो ये है कि जो डिस्कशन है उसको हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। ओबियसली अल्लाह की रज़ा सबसे पहले और उसके लिए फिर सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अच्छा एक क्योंकि ईद का डे है तो हम छोटे सारे पहलू पे भी थोड़ी बात आज गपशप कर ही रहे हैं, क्रिकेट पे तो हम करेंगे ही। एक बड़ी सोशल मीडिया पे ना 2-3 साल से कैंपेन लॉन्च हो रही है और बड़ी प्लान किस्म की मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो रही है कि कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे किसी गरीब को दे दें, किसी को हेल्प कर दें, किसी की शादी करवा दें। तो ये एक सोचा समझा मुझे प्लान लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इबादत, हर एक्ट, हर सुन्नत का एक अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है। वो चैरिटी है, ये फ़र्ज़ है। तो चैरिटी को और इसको मिक्स किया जा रहा है ताकि इससे भी आपको वे किया जा रहा है, किसी तरह आपको डिस्ट्रेस पैदा किया जा रहा है सुन्नत के हवाले से। और ये पहले नहीं था, ये 2-3 साल से काफ़ी चीज़ इसमें इस्टेब्लिश करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सर्टन ग्रुप्स हैं शायद। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो बड़ा क्लैरिटी के साथ हर चीज़ में बताता है। जो लोग इसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं या इसको क्रूल एक्ट कहते हैं या वटेवर, वो हमारे दीन के ख़िलाफ़ या दीन के साथ ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आई फील के इस चीज़ को हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुसलमान ये ज़रूर तमाम मुसलमान ये ज़रूर समझते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे दीन के अगेंस्ट जाती है उस पे हम सबसे ज़्यादा जितने मर्ज़ी भी हम प्रैक्टिसिंग हो ना हो, लेकिन एट द एंड जब कुरान और सुन्नत और हदीस पे बात आ जाती है तो फिर वहाँ फिर हम उसको क्रॉस नहीं करने देते। और आई एम श्योर जितने भी ये लोग हैं जो इसके अगेंस्ट जो भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे और इंशाल्लाह। और प्लस आपकी चैरिटी के लिए आपके पूरा साल है, आप जितनी मर्जी चैरिटी करें। और दूसरा एक पहलू इसमें ज़रूर देखें, जो इन दी एंड आप देखें जो लोग कुर्बानी के जानवर भी लेके आते हैं वो भी ऑब्वियसली इससे फ़ायदा उठाते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने ये पाले होते हैं, उसके बाद उनको भी फ़ायदा होता है, फिर चैरिटी में काफ़ी गोश्त जाता है। मतलब कि इस तरह तो फिर हर किस्म के इवेंट के ऊपर आप समझें कि ये भी गलत है। ये पैसे आप शादियों पे जितना पैसा लगाते हैं, शादियों पे इतना पैसा क्यों लगता है? वो चैरिटी होना चाहिए। बाकी जितने डिशेस बन जाती हैं, जितना लोग शादियों पे खर्च कर लेते हैं, जितने अब आजकल इवेंट हो गए हैं, उन इवेंट की बजाय फिर आप उसमें आराम से 15-20 या इससे भी ज़्यादा लोगों की शादियां हो सकती हैं, जितना एक लोग खर्च। तो ये तो एक ऐसा मतलब जिसपे अल्लाह ताला ने और उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब ने इसको किया हुआ है, अपनी सुन्नत बनाया हुआ है। इब्राहिम इस्लाम के बाद ये कंटिन्यू रही है चीज़ हमारे साथ में। तो ये तो इसमें फरमाया है कि बिल्कुल कि जिसके पास इस्तात है उसको ज़रूर करें। तो अब ये तो हमने करनी है, लेकिन जो हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि बस इसमें वैसे आई थिंक ये आई एम श्योर इट्स फॉरेन एजेंडा बेसिकली। बिल्कुल वो भी है, कुछ एजेंडा बेस भी काम हो रहा है। और दूसरा एक पार्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उसको हम बेहतर कर सकते हैं। एक जो इस खूबसूरत सुन्नत के पीछे ना एक कहीं ना कहीं ये जो दिखावा भी आ गया ना, तुमने कितने लाख का लिया, मैंने इतने लाख का लिया, तो ये मेरा ख्याल है शो ऑफ वाली नहीं है। अल्लाह ताला को तो नीयत पहुंचती है। तो कुरान पाक की बड़ी क्लियर इसमें आयत है कि अल्लाह ताला को सिर्फ नीयत पहुंचती है, ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। देखें, बेशक आप जितनी ज़्यादा करें कोई मसला नहीं, लेकिन कहा गया कि जो दिखावे की इबादत भी है वो भी जो नीयत है दिखावे की वो सही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी नीयत से आप कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी करना शुरू हैं तो वो नीयत सही है। हाँ, अगर ये नीयत से आप कर रहे हैं कि नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि यार देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो उसको इस्लाम में डिस्करेज किया गया। महंगा है मेरा, इतना महंगा, सबसे महंगा मैंने लिया है जानवर, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उस पर सोचने की ज़रूरत है। अभी जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में इंटरेस्टिंग गुफ्तगू तो हो ही रही है ईद के हवाले से, थोड़ी क्रिकेट पे भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो। अदर भाई, ईद की तो ओबियसली हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बचपन की ईद का और अब की ईद का फ़र्क बताया। क्या उस टाइम की ईद में मज़ा था और आजकल की ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? वैसे काफ़ी ईद इंटरव्यूज़ में या ईद प्रोग्राम जब भी होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि बचपन में आप ईद ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं होती। जब आप शादीशुदा हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या फिर आपने जब खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
करनी होती हैं जो पहले आपके बड़े कर रहे होते हैं, तो वो फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिफ्ट आता है ना, तो फिर आपके बच्चों की ईद होती है और आपकी ईद तो है ही, लेकिन आप ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो ईद पे आपने जो है वो निभानी होती हैं। तो आई थिंक ईद बच्चों की होती है। जब बचपन में थे तो ईद ज़्यादा हमें ईद लगती थी, अभी ज़रा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो डिफरेंस ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो शिफ्ट है ना वो आपका डिफरेंट होता है बचपन में और अभी के लिए। और लेकिन मेरा ख्याल है ये लाइफ दोनों की वैसे ना एक अपनी अपनी खुशी है। पहले जब आप बच्चे होते हैं तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसी लिवरेज को जो आपको दी जाती है, आपके लिए हर चीज़ हो रही होती है। फिर उसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अदा कर रहे होते हैं तो फिर उसकी एक अलग खुशी होती है, एक और सेटिस्फेक्शन होती है। और बिल्कुल ईद के साथ साथ ऑब्वियसली लाइफ के ये फेजेस हैं जो आपको वक्त के साथ ग्रेजुअली, ये 2 फेज है, अभी तीसरा इंशाल्लाह आपका फेज आएगा जब आप पोतों के साथ भी इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी से बचपन में जाके बचपन से 55 तक का सफर जब होगा तो वो भी आप इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा खाने में बताएं, फूडी इतने लगते तो नहीं वैसे आप? नहीं, फूडी में बहुत हूँ। अच्छा, आजकल कंट्रोल किया हुआ। क्या क्या वैसे खाते हो और ईद के दिन स्पेसिफिकली क्या भाभी से फरमाइश करके बनवाते हैं? अच्छा, जब ऑब्वियसली जब मैं फुल समझें कि मैं खाने पीने में के अंदर तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पसंद काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दाल गोश्त, दाल चावल, बिरयानी, कढ़ाई, व्हाटएवर जो भी हो, चने चिकन या चने जो सुबह चने का तो आपको पता है चने का तो आपको पता है, ये भी पड़े हुए हैं। नहीं मतलब कि जो वाइट चनों के साथ आप चिकन खाते हैं, लेकिन अभी तो आज तो चिकन का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ममनू है ये ममनू है। तो खाने पीने में मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन स्पेशली वो फिपरा कलेजी जो बनती है ना, पहली डिश वही बनती है ज़्यादातर हमारे घर में, जब क्योंकि जल्दी से वो जब गोश्त हो रहा होता है तो सबसे पहले वही घर के अंदर आता है, तो वो बनता है। तो वो फिपरा स्पेशली मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा नरम होता है और बड़ा टेस्टी होता है। तो आई फील कि फिर भी जो भी चीज़ें बने, अब बेगम ने दम पुख्त बनाना सीखा है बड़ा ज़बरदस्त, वो बहुत टेस्टी लगता है। उसका जो शोरबा होता है, दैट इज़ वेरी टेस्टी। तो आई थिंक ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो आज क्या खा के आए आप? आज अभी जो नॉर्मल पहले फिपरा कलेजी खाया, उसके बाद अभी लंच में वो एक गोश्त की डिश बन गई हुई थी। अच्छा, बस अभी छोड़ के आया हूँ मेरा जाके फिर अब क्योंकि फिर आप जब इतना खाते हैं ना, एक मील हैवी खा लेते हैं, फिर चले मेरी प्रोडक्शन टीम कह रही है हम भी आपके साथ ही आ रहे हैं, फिर आ जाओ, फिर आओ नाल बर्तन में नाल तो ना लेना ठीक है, ये भी सुन ले जरा, ये चीज़ें भी करनी है। अच्छा अदर भाई, अब थोड़ा सा क्रिकेट की बात करते हैं। कुर्बानी की बात की है तो क्रिकेट की कुर्बानी भी हो चुकी है और टीम भी मोस्ट लाइकली आज या कल तक पहुंच जाएगी। बड़ा पूरा पाकिस्तान सैड है और ईद कहीं ना जो एक सोचा हुआ था कि सुपर 8 होगा, छुट्टियां होंगी, रात को मैच है, दिन को मैच है, मैच देखेंगे, तो सब फीका पड़ गया। बिल्कुल। और ईद की खुशी जो थी ना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको पूरी नेशन को, ये स्पोर्ट नहीं है सिर्फ, ये पूरी नेशन को वो खुशी प्रोवाइड करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है, यूनाइट करती है, और ये एक उससे आगे की चीज़ हो गई है क्रिकेट। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीज़न, वो बड़ी रीज़न, हम ग्रेजुअली कई सारे रीज़न पे ही बात करते हैं, आज भी कुछ करेंगे, उसने इस खूबसूरत गेम को डेंट करना शुरू कर दिया। और मुझे डर ये लगता है कि खुदा न खास्ता ये जो 2-2.5 साल से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो चेयरमैन की बात कर लें, चाहे लड़कों की टूट फूट की बात कर लें, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की बात कर लें, ये उसी तरह लिए जा रहे हैं जिस तरह हॉकी के साथ लिए गए थे, जिस तरह स्क्वॉश के साथ लिए गए थे। और कोई भी स्पोर्ट जब लोगों के दिलों में से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है ना, व्यूअरशिप ख़त्म हो जाती है, फिर वो स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो ये अभी जो पाकिस्तान इंडिया की डिफीट के बाद जो अवाम के अंदर गुस्सा है, जिस तरह लोग 99% मैं लोगों से मिला हूँ जितने भी, चाहे यूएसए में मैं था या इधर हूँ, हर बंदा कह रहा है जी अब हमने क्रिकेट नहीं देखनी, बस इनफ इज़ इनफ। तो ये इस हवाले से आप बताइए कि ये कितना अनफॉर्चुनेट। देखिए, ईद के ऊपर तो ज़ाहिर बात है जब आपको ऐसा सेटबैक आता है तो वो खुशी की थोड़ी सी जो है ना वो डैमेज होती है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि जो बाकी बातें आपने की ना वो बिल्कुल ठीक हैं कि जैसे जैसे व्यूअरशिप ख़त्म होगी स्पोर्ट्स की तो आपकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी जी। और ना सिर्फ करंट प्लेयर्स का बल्कि जो होल जो सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उन सब का लॉस होगा अगर क्रिकेट पीछे जाएगी। नहीं, हम जो बैठे हैं वैसे बैठे हैं ना। मैं उसी पे आ रहा था कि जो समझ रहे हैं ना कि
सिर्फ टीम पे क्रिटिसिज्म करने से प्रोग्राम चल जाएंगे और वो हो जाएगा, वो एक आधा साल और चला लेंगे आप। अगर टीम नीचे जाती गई ना तो हमें भी किसी ने नहीं पूछना, ये आप याद रखें। ये ना समझें कि आज चैनल आपको बिठा रहे हैं, जब वो क्यों बिठा रहे हैं कि क्रिकेट टीम की व्यूअरशिप है और उसके ऊपर बात करने पे लोग देखते हैं, Yes. उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जब इंटरेस्ट लेना ख़त्म हो गया, अब हॉकी हमारे बचपन की, हम सुबह 3 बजे उठ के भी हॉकी का मैच देखते थे। अभी भी हॉकी टीम का अगर मैच देखने को मिल जाए तो हम किसी टाइम भी उठ के देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से प्यार है। लेकिन जो नॉर्मल व्यूअर है, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता, उसको अगर जीत नहीं मिलेगी, जब उसको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट खोता जाएगा। और फिर हम उनको टीवी पे बैठ के जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म के ज़रिए ये यकीन दिला रहे हैं ना कि ये सब ख़राब ही है और ख़राब ही होगा आगे, तो वो भी पाकिस्तान की स्पोर्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और इंकरेज करें कि क्रिकेट बोर्ड राइट डायरेक्शन में डिसीजंस करे और उस पर जो है वो कंसिस्टेंट रहे। हमने इस तरह स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए बात करनी है। और जो क्रिकेट बोर्ड भी, अब ज़ाहिर बात है ईद कुर्बान भी है और जो सर्जरी की बात हो रही थी उसमें हो सकता है कई कुर्बानियाँ हों, और लेकिन ये है कि जो भी आप डिसीजंस लें उसके लिए सोच समझ के लें और टाइम ले कर लें। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फ़ौरन से डिसीजन ले लेना कि जी अब ये हो गया और ये फटाफट कर दें, उसमें कई डिसीजन ख़राब हो जाते हैं और जिसको फिर आपको करेक्ट करना पड़ता है। तो इंडियन ऐसे ही लगता है कि आपने 2 गलत डिसीजन किए। एक पहले आपने या तो वो गलत डिसीजन किया जो पहले लिया, या अब आप गलत डिसीजन ले रहे हैं वो चीज़ को बेसिकली यू टर्न लेके। तो आई फील कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो सोच समझ के लें, मशवरा करके लें, और फिर जाके जब डिसीजन हो जाए फिर उस पर कंसिस्टेंट रहें। आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट में इनफ पोटेंशियल है, जो नया टैलेंट है उसके अंदर, जो नीचे खेलते हैं क्रिकेट उनमें टैलेंट भी मौजूद है। हम उनको पॉलिश नहीं कर पाते, हम उनको नरिश नहीं कर पाते सही तरीके से। उसके अंदर हमारे कोचिंग सिस्टम में, हमारे डोमेस्टिक के सिस्टम में, हर चीज़ में बेहतरी आने की ज़रूरत है। उसके अंदर विजन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक सिर्फ हम जो है वो छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते रहेंगे, यार ये इस टाइम पे ये टूर्नामेंट आ रहा है, इसको कैसे सही करना है, ये तो ज़ाहिर बात आपने करना ही करना है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है जिससे आपको टैलेंट मिलना है, बार बार हम यही बात करते हैं कर कर के, लाइक लोग भी शायद इसको जो है ये, क्योंकि ये चीज़ एक होनी चाहिए। ये कोई हम रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, ये तो लाजमी है हर क्रिकेटिंग नेशन के लिए, हर स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको ग्रूम करके इंटरनेशनल लेवल तक लेके आना है। लेकिन जब तक हम वो सही तरीके करेंगे नहीं तो हम बार बार इसी पे बात कर रहे होंगे। तो आई थिंक हमें बात हम कर के थक रहे हैं और लोग सुन के थक रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं यार ये क्या बातें करते रहते हैं हमेशा। लेकिन क्यों करते रहते हैं? क्योंकि सही तरीके से कभी ये चीज़ हुई नहीं हमारी कंट्री में, किसी भी स्पोर्ट्स में। और क्रिकेट जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, हर चीज़ है, हर चीज़ अगर क्रिकेट में नहीं हो रही तो दूसरी गेम्स बेचारी क्या करेंगे? उनमें तो पहले ही बहुत बुरा हाल है। और उस तरह ओलंपिक्स में और हॉकी और बाकी सब में देखा कि अवाम का इंटरेस्ट जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अवाम जुड़े रहेंगे तो आई बॉल मिलेंगे तो फैंस आएंगे तो ओबियसली स्पोर्ट्स फ्लरिश करेगी। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं अजहर अली के साथ। ईद का स्पेशल शो है, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और ईद का स्पेशल शो है जी, अजहर अली हमारे साथ मौजूद है। अजहर भाई, जिस तरह हम बात कर रहे थे सिस्टम की और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेड आपका अगर गेम को समझता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा हो, ये बड़ी एक डिबेट शुरू से चलती आ रही है जब से मैंने तो होश संभाली है। कोई कहते हैं जी क्रिकेटर को होना चाहिए हेड, वो सारा समझता है। कोई कहता है नहीं, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है वो भी लीड कर सकता है। दोनों तरह की एग्जांपल्स दुनिया में मौजूद है। बट क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की बात करें तो ओबियसली उनका उस पर तो किसी को डाउट नहीं है, जिस तरह कि उन्होंने एज ए सीएम पंजाब काम किया। बट मल्टीपल ओहदे रखने की वजह से, डेजिग्नेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये उनकी जॉब कंप्रोमाइज़ हो रही है। और फिर होता क्या है कि जब आप जो बंदों को आगे डेजिग्नेट कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं अपनी अथॉरिटीज़ को, उन पर डिपेंडेंट आप हो जाते हैं कि वो क्या फीडबैक आपको देते हैं, क्योंकि आप फुल टाइम तो दे नहीं रहे। अब वो जो आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स दे देंगे वो आपने उसी पे चलना है। तो ये आपके ख्याल में वर्केबल है, ये हो पाएगा? हमने पहले भी आई एम श्योर इस पर शायद बात की है। इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आगे? मेरे ख्याल में
क्योंकि हम बात करने का मकसद ये है कि ये स्पोर्ट हमारी किसी तरह डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में बड़ा टाइम चाहिए होता है इस क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंडिंग रहती हैं चेयरमैन के ना होने की वजह से। तो आई एम श्योर कि इस चीज़ की रियलाइजेशन मोहसिन नकवी साहब को भी हुई होगी कि इट्स अ फुल टाइम जॉब ऑलमोस्ट। तो आई एम श्योर कि वो इस चीज़ पे सोचेंगे। बहरहाल वो अगर इसको इस तरीके इसके बगैर भी एडजस्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा अगर इस तरह नहीं करते वो। क्योंकि आप फिर डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे लोगों पे। अब दूसरे लोग किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरह नहीं चल रहे, वो आपको नहीं पता लगता है। टाइम्स डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं, फिर बाद में आपको पता लगता है, फिर आप उसकी इंक्वायरी होती है और फिर पता लगता है कि जी वो बंदा फारिग हो गया, अब वो दोबारा से डिसीजन करने के लिए चेंजेस आएंगी। तो आई फील कि पहले ही आपको खुद इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली उनको होगा, खुद टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए उनको। और क्रिकेटर होना या ना होना नहीं, क्रिकेट का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसे आप एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार कर सकते हैं क्रिकेट के लिए, वो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके बैकअप पे जो लोग हैं, आपके जो नीचे लोग हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो जैसे सीईओ हैं या डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं या डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, या ये सारे लोग हैं, ये जो हैं वो बड़े केपेबल होने चाहिए और काम करने वाले होने चाहिए। तो आई थिंक कि फिर उसके बाद जब आप उनको राइट ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास है तो आपको एम्पावर करना चाहिए कि वो डिसीजंस करें और आप उनके फिर डिसीजंस को बैक करें। ऑब्वियसली आप उसको ओवरलुक करेंगे, लेकिन हमारा ये होता है कि हर चीज़ एक बंदे से होके जाती है कि जी ये अगर अप्रूव होगा तो तभी होगा। फिर नीचे वाले लोग जो आप समझते हैं कि बड़े नॉलेजेबल हैं और अपने डोमेन में बड़ा अच्छा काम करेंगे, तो फिर अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट भी कैसे प्रोड्यूस करके देंगे। आई एम श्योर कि अगर आप राइट पर्सन लगाते हैं फॉर द जॉब, तो फिर आप उनको ट्रस्ट करें कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। ये ना हो कि आप उनके ऊपर एक बंदा लगा दें और वो बेचारे उसको रिपोर्ट करते रहें और उसी से पूछते रहें कि ये कर लें हम, ये ना करें। अब जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तो वो अपने प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि हर बंदे की जो डोमेन है, एक तो वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उस डोमेन का वो केपेबल होना चाहिए बंदा। बिल्कुल। तो आई थिंक कि अगर आप राइट डिसीजंस करेंगे, राइट जगह पे सही बंदे लगाएंगे और वो उनको फिर एम्पावर करेंगे आप, तो वो रिजल्ट्स आपको फिर प्रोड्यूस करके देंगे। बिल्कुल, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की बेशक बात की जाती है। अच्छा, एक एक्स क्रिकेटर से ना एक गिला कह लें आम पब्लिक का, जिस तरह ओलंपियन से हॉकी में होता है कि वो उनके तो खैर इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म हो रहे और हॉकी इस नहज पे आ गई है। उस पर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सबको किसी तरह बैठा के एक शो किया जाए, तमाम लेजेंड हमारे ओलंपियंस बैठे और सोल्यूशन जो है इकट्ठे बैठ के दे। हॉकी होगी तो आप बात करेंगे ना, सही बात। हॉकी नहीं, इसी तरह क्रिकेट भी बात है। ऑब्वियसली मेरा इंटरेक्शन रहता है सब क्रिकेटर्स के साथ, कोई सीनियर टीम के अलावा किसी लेवल पे काम करने को तैयार नहीं है। कहता है जी लगाना है तो हेड कोच लगाएं, मुझे काम करना है तो बैटिंग कोच लगाएं टीम के साथ। अंडर 19 को लेना नहीं चाहता, लेता है तो 1-2 मंथ के लिए लेता है, फिर साथ ही बात करना शुरू कर देता है जी मुझे सीनियर टीम में होना चाहिए। और उसकी मल्टीपल एग्जांपल है, नाम लेना शुरू करेंगे टॉप से बॉटम तक तो एक लंबी फहरिस्त है। कोई एक बंदा मुझे नज़र नहीं आता, शायद एजाज अहमद ने थोड़ा लंबा टाइम, उन्होंने काफ़ी टाइम काम किया है, या आकिब जवेद की बात करें तो उन्होंने चले सीनियर टीम के अलावा लाहौर के अंदर और दूसरे मामला पे में भी काम किया, अंडर 19 में भी उन्होंने काम किया। ये 2 नाम नज़र आते हैं, उसके अलावा तो कोई कंसिस्टेंट नहीं रहा। यूसुफ भाई थोड़ा टाइम आया, वो भी सीनियर के साथ जुड़ गए। तो एक देखिए मेरा मानना ये है कि इस लेवल के ऊपर आके तो मैन मैनेजमेंट है ना, उस लड़के को आपने क्या क्रिकेट सिखानी है कि कोचिंग 90% तो है ही निचले लेवल पे। जी बिल्कुल। तो इस पे क्यों नहीं आते? एक तो क्या माइंडसेट है, दूसरा आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या प्लान? देखिए मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ। एक तो कोचिंग आपको सीखनी पड़ती है, और आप ये स्ट्रेट अवे कहें ना कि यार मैंने क्रिकेट खेली और मैं पाकिस्तान टीम का ही कोच लग जाऊँ, तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान टीम के साथ भी जाती है और आपके साथ भी जाती है, क्योंकि आपने अभी कोचिंग को लर्न नहीं किया। आपको क्रिकेट पता है, कोचिंग लर्न नहीं किया। आप देखें कोई भी हर पढ़ा लिखा शख्स, हर चीज़ मास्टर्स किया हो, जो भी हो, स्ट्रेट अवे टीचर नहीं बन सकता। टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग सीखना ज़रूरी है। इस तरह कोच बनने के लिए आपको कोचिंग सीखना ज़रूरी है, और वो आपको आती है ग्रास रूट लेवल से। जिस तरीके से क्रिकेट खेलने के आपने सफ़र तय किया, उस तरह से शायद उतना लंबा नहीं होगा आपका सफ़र कोचिंग सीखने के लिए, लेकिन आपको क्योंकि आपको बेसिक्स ऑफ द गेम भी आती हैं, हर चीज़ आती है, आपने सिर्फ अब डिलीवरी सीखनी है, किस तरीके से आप डिलीवर करेंगे और आप सिखाएंगे अपने यंगस्टर्स को, अब जो आपके बेसिकली आपके स्टूडेंट्स होंगे। तो अब आपने जब उनको सिखाना है, तो वो सिखाना में आपका शायद उतना टाइम ना लगे, लेकिन एटलीस्ट आपको 3-4 साल उसमें
गुजरना पड़ता है तो आपका पेशेंस लेवल बेहतर होता है, आपको पता होता है कि कब किस बच्चे से क्या बात करनी है, कब नहीं करनी है, मैन मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, उसके बाद उन्हें हज़ार चीज़ें हैं जो आपको कोचिंग में इंपॉर्टेंट है, वो आप करके आपको आइडिया होता है कि यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फादर है। फिगर रोल में आएंगे। बिल्कुल, फिर मेंटोरशिप आपने करनी होती है। तो आई थिंक कि निचले लेवल पे एक तो ज़रूरत बहुत है, अब दूसरा ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर आप एज ए कोच ग्रूम हो जाते हैं। मेरा भी ये गोल है कि अगर मुझे कहीं डेवलपमेंट का मिलता है रोल या अंडर 19 के साथ तो मैं खुशी से करूँगा, क्योंकि एक तो मेरी लर्निंग है और दूसरा मैं मेंटोर कर सकता हूँ यंग प्लेयर्स को। जो मैंने अराउंड द मेरे अपने करियर में इंटरनेशनल में और फिर दुनिया में क्रिकेट खेल के जो सीखा, उसके बाद काउंटी क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा, तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा अपने यंगस्टर्स के अंदर, ताकि वो जल्द से जल्द उन चीज़ों को सीखे जो मुझे शायद बाद में जाके पता लगी। तो मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंग क्रिकेटर्स के अंदर भी। आई फील कि एक तो फाइनेंशियली जो नीचे है आपको कोचेस लगाने चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ताकि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आके कर रहा है तो आप उसको फैसिलिटेट करें फाइनेंशियली भी, फिर ये ना हो बेचारा जो है वो लॉस में जा रहा हो, वो इससे बेहतर हो कि वो तो वो आपको ज़रूर उसमें करना चाहिए, ताकि आपकी जो ग्रोथ है यंगस्टर्स की वो जल्द हो, क्योंकि आपके उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी कि बड़ा प्लेयर जो बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेटर रहा हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहा हो, मैं अपनी बात नहीं सिर्फ कर रहा, कोई भी हो, क्योंकि जो भी फेजेस से गुजर चुका है, जो फेजेस से गुजरे उनके साथ काम करेगा तो वो बहुत जल्दी उसकी बात को सुनेंगे भी और उसमें इम्प्लीमेंट करें। इजाज़ भाई की आपने बात की और आकिब भाई की बात की, इन्होंने काफ़ी टाइम, स्पेशली इजाज़ भाई ने तो एज ग्रुप लेवल पे काफ़ी टाइम गुजारा है पाकिस्तान ए के साथ, अंडर 19 के साथ, और मैं भी उनके अंडर पाकिस्तान ए भी खेला हूँ, एकेडमीज़ का टूर भी किया है। तो आई थिंक कि उनका बहुत बड़े प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस करके दिए हैं, जिसमें असद है, मैं हूँ, और सारे लिस्ट बहुत लंबी है उनके टाइम पे, बाबर की भी है, और मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है। जो एक तो खैर उनकी वो आज का डिबेट भी बड़ी ठीक है, वो आई एम श्योर उन्होंने माजरत भी कर ली उसकी, और उसके जो जितना मैं इजाज़ भाई को जानता हूँ कि वो पर्पसली नहीं किया, एट टाइम्स लाइफ मेरी भी उनपे ना उनसे बात हुई है, हम अपने शो में भी उनको दावत देंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे से उन्होंने बात की, इस पर उनकी क्लैरिफिकेशन, उन्होंने कहा कि मेरे चाहे स्लिप ऑफ टंग तो हो सकती है कि जो मैंने एक खैबर पख्तूनख्वा की बात की, कहता मेरा पॉइंट ये था, अगर आप पूरा शो सुने, मैंने इन जनरल सारों की बात की कि जो भी लड़के इस बैकग्राउंड से आते हैं, कहते हैं मैं स्पेसिफाई इसलिए केपी की साइड पे हुआ कि 80% जो है आपका जो लड़के आ रहे हैं वो साइड से आ रहे हैं। कहते हैं अभी मैंने एक कैंप लगाया 30 लड़कों का, जिसमें पूल था लड़कों का, यंगस्टर का, तो उसमें से 30 में से 24 लड़के जो थे वो केपी से सेलेक्ट हुए। तो मैं इसलिए ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई उनको बात करने में, समझाने में, कि उनकी ग्रूमिंग किसी लेवल पे नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कोचिंग में मैं आपसे ज़रूर जानना भी चाहूँगा, एक तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको अपना प्लेयरशिप वाला ना साइड पे रखना पड़ता है, जैसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही है ये। और दूसरा ये है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक जिन लड़कों के साथ आप खेले हैं, उन्हीं को जब आप कोचिंग करने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बैरियर आएगा, कहीं ना कहीं हर्डल आएगा। आप जब यंगस्टर को आएंगे तो वो आपको अपना लीडर भी मानेंगे, आपको अपना उस्ताद भी खुद भी एक्सेप्ट करेंगे। जिनको आप छोड़ के आए हैं, खेल के आए हैं, उनको जब कोचिंग करेंगे तो प्रॉब्लम तो मेरा ख्याल आ सकता है। देखिए, एट टाइम ना थोड़ा सा गैप ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ बहुत साथ खेले हो ना तो थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन ये कि जब आप थोड़ा सा, जारी बात है, जब आप प्रोसेस में जाते हैं ना, अंडर 19 पाकिस्तान ए की कोचिंग करेंगे अंडर 19 की, उतनी देर तक ना वो भी अपने एंड ऑफ करियर में चले जाएंगे जो प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं, या फिर ख़त्म हो जाएगा उनका करियर, या वो ऑलमोस्ट एट दी एंड होगा। तो वो फिर एक जो एज गैप आ जाता है ना, वो जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है वो हो जाता है, 5-6 साल का एटलीस्ट गैप आ जाए, 4-5 साल का आ जाए, तो वो फेज़ निकल जाता है जी। वो निकाल लेना चाहिए, ताकि वो अभी आप फर्ज करें 1-1.5 साल बाद कोच बन जाए तो वही प्लेयर आपके साथ खेल रहे होंगे, और एकदम आप प्लस जो आपके लेवल 4 और जो आपने बात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपनी किट उतारना बहुत ज़रूरी है। अदर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपको वंस अगेन ईद मुबारक। एंजॉय करें आप ईद को, हम भी एंजॉय करते हैं जी। आप लोग भी अपने अपने घर वालों के साथ, फैमिली और दोस्तों के साथ ईद को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।